जय हिंद साथियों। तो यहाँ पर हम आपके लिए पेपर कोड BHIE 144 भारत में इतिहास लेखन की परंपराएं, ये जो भी क्वेश्चंस हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, ये सभी प्रश्न आपके दिसंबर 2025 एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगर आप लोग इस सब्जेक्ट के गैस पेपर को परचेज करना चाहते हैं, जिसमें आपके हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है जो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको गैस पेपर को परचेज करना है, सिंपली आप लोग इस पर क्लिक करेंगे। आपको गूगल पे जाना है और वहां पे आपको सर्च करना है shop.hindustannowledge.com। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके भी आप लोग इस वेबसाइट पे आ सकते हैं। अब आपको सिंपली सर्च कोड पे जाना है और यहाँ पे आपको सर्च करना है BHIE 144। ठीक है, तो जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में आपको गैस पेपर मिल जाएगा। जिस भी लैंग्वेज में आपको डाउनलोड करना है, सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और बाय नाउ पर क्लिक करके इसको परचेज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप वेबसाइट से नहीं परचेज कर पा रहे हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग जो है व्हाट्सएप मैसेज करके परचेज कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है वेबसाइट से परचेज करने में, तो आप लोग जो है इस नंबर पे जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम विद इन 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगी। अब चलते हैं वापस अपने प्रश्नों पर। अगर आपको एग्जाम को अच्छे से क्लियर करना है, तो आपको ये सारे 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो हमारी क्लासेस है, इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। इतने में आप लोग जो है एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, आपको और अदर कुछ भी नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न है, ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में महाकाव्यों के योगदान की चर्चा कीजिए। यानी जो ऐतिहासिक परंपरा का निर्माण हुआ है, उसमें महाकाव्यों का क्या योगदान रहा है, इसके बारे में यहाँ पे हमको चर्चा करनी है। तो भारत जैसे प्राचीन देश में इतिहास केवल तिथियों, राजाओं और युद्धों का क्रम नहीं है। यहाँ इतिहास की समझ और सांस्कृतिक स्मृति के निर्माण में महाकाव्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। यानी भारत जैसा जो प्राचीन देश है, उसमें इतिहास जो केवल है तिथियों और राजाओं तक सीमित नहीं रहा है। यहाँ इतिहास की समझ और सांस्कृतिक स्मृति के निर्माण में महाकाव्यों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्य केवल साहित्यिक रचनाएं नहीं, बल्कि समाज के जीवन मूल्यों, परंपराओं, धर्म, नीतियों और इतिहास बोध को तैयार करने वाले प्रमुख आधार हैं। जैसे हमारे समाज में रामायण और महाभारत है, वो क्या करते हैं, वो हमारे समाज में जो जीवन के मूल्यों को बढ़ावा देते हैं, परंपराओं को बढ़ावा देते हैं, धर्म को बढ़ावा देते हैं और वो हमें नीतियां सिखाते हैं। तो सबसे पहला महाकाव्य का क्या काम रहा है, सबसे पहला काम रहा है समाज की ऐतिहासिक स्मृति को संरक्षित करना। यानी महाकाव्य ने क्या किया, महाकाव्य ने सबसे पहला काम क्या किया है, समाज की ऐतिहासिक स्मृति को संरक्षित करने का काम किया है। महाकाव्य उन समयों की कथाएं, जीवन शैली, युद्ध पद्धति, शासन व्यवस्था और सामाजिक संरचना को अपने भीतर समेटे हुए है। यानी प्राचीन काल में जो भी कथाएं हुई, जीवन शैली कैसी थी, युद्ध पद्धति कैसी, शासन व्यवस्था कैसी थी, ये सारी चीजें जो है महाकाव्य में जो है वर्णित रहती हैं। रामायण के माध्यम से हमें कौशल, मिथिला, लंका जैसे राज्यों की सामाजिक और राजनीतिक स्थितियों का पता चलता है। महाभारत से कुरुक्षेत्र काल की सभा व्यवस्था, राजनीतिक संघर्ष, गोत्र परंपराएं, युद्ध नीति और शिक्षा प्रणाली का ज्ञान मिलता है। मान लीजिए अगर रामायण ना होती तो हमको कैसे पता चलता कौशल, मिथिला, लंका जैसे राज्यों की सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था का। अगर मान लीजिए महाभारत नहीं होती, तो हमको उस काल की सभा व्यवस्था, राजनीतिक संघर्ष, गोत्र परंपराएं, युद्ध नीति और शिक्षा प्रणाली का ज्ञान कैसे मिलता। इन महाकाव्यों ने पीढ़ी दर पीढ़ी इन स्मृतियों को सुरक्षित रखा, जिसे ऐतिहासिक परंपरा जीवित बनी रही है। इसके बाद दूसरा देखते हैं। तो महाकाव्यों ने दूसरा काम क्या किया, नैतिक और सांस्कृतिक आदर्शों का विकास किया। महाकाव्य केवल घटनाओं का वर्णन नहीं करते, बल्कि उन घटनाओं के माध्यम से नैतिक आदर्श गढ़ते हैं। जैसे रामायण में राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में प्रस्तुत किया गया, जिससे हमारे समाज में क्या होता है, सकारात्मक प्रभाव जाता है। ठीक है, महाभारत में कृष्ण के माध्यम से धर्म और कर्म के जटिल सिद्धांत को समझाया गया है,
यानी जो हमारा महाभारत हुई थी उसमें क्या बताया गया, तो उसमें जो हमको धर्म और कर्म के बारे में बताया गया था। अगर महाभारत नहीं होती तो हमको कर्म और धर्म के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। ठीक है, ये आदर्श समाज में पीढ़ियों तक मार्गदर्शक बने रहे। इस तरह महाकाव्य सांस्कृतिक चेतना और नैतिक परंपरा की नींव रखते हैं। इतिहास में विचारों और आदर्शों की निरंतरता भी एक महत्वपूर्ण परंपरा है जिसे इन महाकाव्यों ने मजबूत किया है। तीसरा काम क्या किया महाकाव्य ने? विभिन्न क्षेत्रों का सांस्कृतिक एकीकरण किया। भारत एक विशाल और विविधताओं वाला देश है। महाकाव्यों ने अलग अलग क्षेत्रों को एक ही सांस्कृतिक सूत्र में बांधा हुआ है। कैसे बांधा, आगे देखते हैं। रामायण की कथाएं उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक समान रूप से लोकप्रिय हैं। यानी अगर हम लोग भारत का नक्शा देखें तो इस तरह हमारा भारत का नक्शा है। तो यहां पर क्या हुआ, उत्तर से दक्षिण तक क्या है, उत्तर से दक्षिण तक जो है रामायण की जो कथाएं हैं वो हर जगह लोकप्रिय हैं। तो इससे क्या होता है, इससे भी एक रूपता देखने को मिलती है। महाभारत भारत के अनेक भूभागों में होने वाली घटनाओं का वर्णन करता है। यानी यहाँ पर भी लोग राम को पूछते हैं, यहाँ पर भी लोग राम को पूछते हैं। तो क्या होता है, जब एक ही भगवान को पूछते हैं तो इसमें क्या होता है, एकता की भावना पैदा होती, क्या होती है, एकता की भावना पैदा होती है। इस प्रकार महाकाव्यों ने लोक परंपराओं, कथाओं और रीति रिवाजों को एक साझा सांस्कृतिक ढांचा दिया जिससे राष्ट्रीय स्तर की ऐतिहासिक परंपरा बनी। अब चौथा काम क्या किया इन्होंने, भाषा और साहित्य को समृद्ध करना। महाकाव्य केवल ऐतिहासिक परंपरा ही नहीं बनाते बल्कि भाषा और साहित्य को भी समृद्ध करते हैं। संस्कृत भाषा का विकास इन महाकाव्यों से ही हुआ था। बाद में विभिन्न भारतीय भाषाओं में रामायण और महाभारत के अनुवाद और रूपांतरण हुए जिससे क्षेत्रीय साहित्य भी समृद्ध हुआ। भाषा के माध्यम से सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पीढ़ियां तक सुरक्षित रहता है। इस तरह महाकाव्यों ने ऐतिहासिक परंपरा को साहित्यिक परंपरा से भी जोड़ा था। इसके बाद पांचवा काम क्या किया, धार्मिक और दार्शनिक विचारों का आधार, यानी जो महाकाव्य थे वो धार्मिक और दार्शनिक विचारों के आधार भी थे। महाभारत के भीतर गीता जैसे ग्रंथ हैं जो भारतीय दर्शन की मूलधारा को सामने लाते हैं। रामायण में धर्म, कर्तव्य, आदर्श, परिवार और समुदाय के लिए जीवन मूल्यों को स्थापित करती है। इन धार्मिक और दार्शनिक विचारों का समाज पर गहरा प्रभाव पड़ा और इन्होंने ऐतिहासिक परंपरा को आध्यात्मिक दिशा दी थी। इसी में आपका अगला है राजनीतिक और सामाजिक संरचना का ज्ञान। महाकाव्य उस समय की राज व्यवस्था का विस्तृत वर्णन देते हैं। मंत्रिपरिषद, सभा व्यवस्था, युद्ध नीति, शिक्षा प्रणाली, स्त्री स्थिति, इन सभी विषयों पर जो है महाकाव्यों में महत्वपूर्ण सामग्री मिलती है। इतिहासकार ने इन कथाओं से समाज की संरचना को जो है समझते हैं जिससे प्राचीन भारतीय इतिहास और परंपरा का निर्माण होता है। लोक जीवन और उत्सव परंपराओं में जीवंत उपस्थिति। महाकाव्य केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहे, उन्होंने लोकगीत, नाटकों, कथाओं और उत्सवों का रूप लिया, जैसे रामलीला, कृष्णलीला, पांडव। ये परंपराएं इतिहास को जीवंत रूप में आगे बढ़ाती हैं। अगर हम लोग निष्कर्ष में देखें तो महाकाव्य भारत की ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में आधार स्तंभ है। इन्होंने समाज की स्मृति, संस्कृति, राजनीति, दर्शन, नैतिकता और भाषा को आकार दिया। महाकाव्य न केवल बीते युगों का वर्णन करते हैं बल्कि यह भी बताते हैं कि समाज में अपने इतिहास को कैसे समझा और उसे कैसे आगे बढ़ाया जाता है। इस तरह महाकाव्य भारतीय इतिहास और सांस्कृतिक परंपरा की सबसे महत्वपूर्ण स्रोत बन गए हैं। यहाँ पर हमने क्या देखा, हमसे प्रश्न पूछा गया था कि ऐतिहासिक परंपरा के निर्माण में महाकाव्यों का क्या योगदान था। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, समाज की ऐतिहासिक स्मृति को संरक्षित करने का काम किया। दूसरा काम किया, नैतिक और सांस्कृतिक आदर्शों का विकास करना। तीसरा काम किया, विभिन्न क्षेत्रों का सांस्कृतिक एकीकरण करना। चौथा काम किया, भाषा और साहित्य को समृद्ध करना। धार्मिक और दार्शनिक विचारों को आधार प्रदान करना। राजनीतिक और सामाजिक संरचना का ज्ञान प्रदान करना। और लास्ट में लोक जीवन और उत्सव परंपराओं की जीवंत उपस्थिति को उजागर करना। तो यहाँ पर हमने पहला प्रश्न अच्छे से कवर कर लिया है।
अगर आपको क्लास पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। वहां पर आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहती है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसे आप लोग जो है जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो है उसे ज्वाइन जरूर आप लोग कर लीजिएगा, जिससे आपको टाइम टू टाइम अपडेट आपकी एग्जाम की मिलती रहेगी। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर हमारा अगला प्रश्न है, असम के इतिहास निर्माण में बुरंजी के महत्व की व्याख्या कीजिए। यानी असम के इतिहास में जो निर्माण में बुरंजी का क्या महत्व था, उसके बारे में यहाँ पे हमको चर्चा करनी है। तो असम का इतिहास बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण है। यह क्षेत्र विभिन्न राजवंशों, आदिवासी समाजों और विदेशी आक्रमणों के प्रभाव में विकसित हुआ। असम का इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की बहुत आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में बुरंजी का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यानी जो असम का इतिहास था वो बहुत ही समृद्ध और विविधतापूर्ण था। यहाँ पर जो है विभिन्न राजवंश भी पाए जाते, आदिवासी समाज भी पाया जाता है और यहाँ पर विदेशी आक्रमण भी देखने को मिलते हैं। असम का इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की बहुत आवश्यकता होती है। इसी संदर्भ में जो है बुरंजी का योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। सबसे पहले देखते हैं बुरंजी क्या है। तो बुरंजी असम की प्राचीन ऐतिहासिक रचनाओं को कहा जाता है। यह जो है अहोम शासन काल 1228 से 1826 ईस्वी की दस्तावेज परंपरा का हिस्सा है। यानी बुरंजी क्या है? बुरंजी क्या है? बुरंजी एक तरह की मान लेते हैं किताब है। क्या है? किताब है जिसमें क्या है, अहोम शासन काल 1228 से 1826 ईस्वी तक जो भी हुआ है वो सबको जो है दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत है। बुरंजी में अहोम राजाओं के कार्यों, युद्धों, प्रशासन, सामाजिक और धार्मिक गतिविधियों का विवरण मिलता है। इन ग्रंथों को मुख्य रूप से अहोम भाषा में लिखा गया है, लेकिन बाद में इन्हें असमिया भाषा में भी जो है अनुवाद किया गया था। तो सबसे पहले देखते हैं इतिहास के निर्माण में बुरंजी का महत्व क्या रहा है। सबसे पहला काम था राजनीतिक इतिहास का स्रोत। बुरंजी अहोम शासकों के शासनकाल की विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। इसमें राजा के संकल्प, युद्ध, विजयों, नीतियों और प्रशासनिक निर्णयों का ब्यौरा मिलता है। यह इतिहासकारों के लिए असम के राजनीति विकास को समझने का जो है आधार बनता है। यानी सबसे पहले बुरंजी का क्या महत्व रहा? राजनीतिक इतिहास का स्रोत सबसे बड़ा क्या है? बुरंजी है। दूसरा काम क्या है? सामाजिक और आर्थिक जीवन का दस्तावेज है। बुरंजी केवल युद्ध और राजनीति तक सीमित नहीं है, इसमें समाज के विभिन्न वर्गों, ग्राम व्यवस्था, कृषि प्रणाली, कर प्रणाली और व्यापारिक गतिविधियों का भी विवरण देखने को मिलता है। इससे हमें उस समय की सामाजिक और आर्थिक संरचना को समझने में मदद मिलती है। सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का परिचय। अहोम और असमिया समाज में धार्मिक अनुष्ठान, त्योहार, पूजा पद्धतियों और सांस्कृतिक गतिविधियों का ब्यौरा भी बुरंजी में मिलता है। यह हमें असम की सांस्कृतिक विरासत और जीवन शैली की जानकारी देता है। यहाँ पर सबसे पहले आप समझ लीजिए बुरंजी क्या है। बुरंजी एक तरह की क्या है? पुस्तक है। क्या है? पुस्तक है। उसी में ये सारी जानकारी देखने को मिलती है। ये सबसे बड़ा क्या है? राजनीति इतिहास के स्रोत का सबसे बड़ा जो है स्रोत है। सामाजिक और आर्थिक जीवन का दस्तावेज है। यानी इसमें क्या होता है? समाज के विभिन्न वर्गों, ग्राम व्यवस्था, कृषि प्रणाली का वर्णन मिलता है। इसके बाद क्या, इसके अंदर सांस्कृतिक और धार्मिक जीवन का परिचय भी देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है, अहोम जो राजा होते हैं उसमें कैसा धार्मिक अनुष्ठान चलता है, उसमें कौन से त्योहार मनाए जाते हैं, कौन सी पूजा पद्धतियां होती हैं, ये सारी चीजें जो है बुरंजी में देखने को मिलती है। इसके बाद बुरंजी क्या करता है? इतिहास की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। बुरंजी में घटनाओं का क्रमिक और तथ्यात्मक विवरण होता है। यह घटनाओं को समय के अनुसार दर्ज करता है, इसलिए इतिहास के अध्ययन में एक भरोसेमंद स्रोत माना जाता है। अन्य ऐतिहासिक स्रोतों के साथ मिलाकर बुरंजी से असम के इतिहास की सही तस्वीर प्राप्त की जा सकती है। इसके बाद स्थानीय दृष्टिकोणों का महत्व। अधिकांश बुरंजी स्थानीय लोगों या प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा लिखी गई थी। इसका मतलब यह है कि यह इतिहास आम जनता और स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिकोण से लिखा गया था, जो अन्य विदेशी या बाहरी स्रोतों से नहीं मिलता है। अनुसंधान और शिक्षा में योगदान। आज भी बुरंजी इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे न केवल अहम राज्य की जानकारी मिलती है, बल्कि ये असम के सामाजिक, आर्थिक और
सांस्कृतिक विकास को समझने का माध्यम भी बनता है। तो बुरंजी कुछ नहीं, बुरंजी एक प्रकार का दस्तावेज है जिसमें जो है असम के बारे में सारी जानकारी दी गई। उसमें जो अहम राजा थे जिनका शासनकाल 1228 से लेकर 1826 ईस्वी तक चला था, उनकी सारी जानकारी दी। समाज के बारे में जानकारी दी गई, वो कौन से अनुष्ठान प्रयोग करते थे, उनका धार्मिक और सांस्कृतिक जीवन कैसा था। ये सारी चीजें जो है बुरंजी में देखने को मिलती हैं। अगर हम लोग बुरंजी को सही से पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो हमको असम के इतिहास के बारे में जानकारी मिल जाएगी। बस यही एक बुरंजी क्या है, बुरंजी एक प्रकार की पुस्तक है, दस्तावेज है। हम लोग निष्कर्ष में क्या लिखेंगे, असम के इतिहास का अध्ययन बुरंजी के बिना अधूरा है। बुरंजी में न केवल अहम शासन और राजाओं के कार्यों को संरक्षित किया गया है, बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक, धर्म और अर्थव्यवस्था की विस्तृत जानकारी भी दी गई है। इसलिए बुरंजी को असम के इतिहास के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण और अमूल्य स्रोत माना जाता है। ये असम की ऐतिहासिक धरोहर को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाने का माध्यम है और आज भी इसके अध्ययन से असम के अतीत की सजीव तस्वीर सामने आती है। तो यहाँ पर हमने समझ लिया बुरंजी का जो है असम के इतिहास में क्या योगदान रहा है। ठीक है, तो बुरंजी क्या है, बुरंजी एक प्रकार की पुस्तक है, दस्तावेज है, जिसमें जो है अहोम के राजा यानी कि असम के जो राजा थे अहोम, जिनका शासनकाल 1228 से 1826 ईस्वी तक चला था, उनके शासनकाल में जो भी घटनाएं हुई, जो भी कार्य हुए, युद्ध हुए, जो भी हुआ, सारी जानकारी जो है बुरंजी में देखने को मिलती है। बस बुरंजी, इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है, इतिहास लेखन में अबुल फजल के योगदान पर एक टिप्पणी लिखिए। यानी इतिहास लेखन में जो है अबुल फजल का क्या योगदान था, इसके बारे में यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो अबुल फजल 1551 से 1602 ईस्वी अकबर के दरबार के प्रमुख दरबारी थे, इतिहासकार थे और लेखक भी थे। वे फारसी और संस्कृत दोनों भाषाओं के विद्वान थे। अबुल फजल का योगदान विशेष रूप से इतिहास लेखन के क्षेत्र में अद्वितीय माना जाता है। उनका प्रमुख इतिहास ग्रंथ अकबरनामा और इसके साथ ही आईना अकबरी इतिहास और प्रशासन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। अबुल फजल का इतिहास लेखन केवल घटनाओं का विवरण नहीं था, उन्होंने इतिहास को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से लिखा था। उनका उद्देश्य केवल अकबर के शासनकाल का रिकॉर्ड नहीं रखना था, बल्कि समाज, प्रशासन, राजनीति, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक की भी सटीक चित्र प्रस्तुत करना था। उनकी लेखन शैली सरल स्पष्ट थी, जिससे पाठक आसानी से इतिहास की घटनाओं को समझ सकते थे। सबसे पहले उन्होंने क्या किया, जो भी इतिहास लिखा उसमें क्या किया, इतिहास में तथ्यात्मक जो है दृष्टिकोण उन्होंने प्रदान किया। यानी क्या किया उन्होंने, जो भी इतिहास लिखा उन्होंने अपनी अकबरनामा में या फिर आईना अकबरी में, उसमें क्या हुआ, तथ्यात्मक जानकारी उन्होंने प्रस्तुत की। अबुल फजल ने इतिहास लिखते समय तथ्यों पर जोर दिया, वे अफवाहों या झूठे बयान पर भरोसा नहीं करते थे। उन्होंने अकबर के शासनकाल की घटनाओं, युद्धों, नीतियों और प्रशासनिक सुधारों को बड़े विस्तार से लिखा था। उनके ग्रंथों में घटनाओं का समय और स्थान स्पष्ट रूप से उल्लेखित होता है। इस कारण अबुल फजल को भारतीय इतिहास के सटीक और विश्वसनीय इतिहासकारों में गिना जाता है। आप देखते हैं उन्होंने जो इतिहास में लिखा था अकबरनामा, उसका महत्व क्या था। तो अबुल फजल की सबसे प्रसिद्ध कृति थी अकबरनामा। ये 3 खंडों में विभाजित थी। पहले खंड में अकबर के पूर्ववर्ती शासन और उनके परिवार का विवरण है। दूसरे खंड में अकबर के शासनकाल की घटनाओं और युद्धों का वर्णन है। और तीसरे खंड में अकबर की प्रशासन, नीति और न्याय व्यवस्था का जो है ब्यौरा देखने को मिलता है। अकबर नामा न केवल इतिहास का ग्रंथ है, बल्कि यह अकबर की सोच, उनके व्यक्तित्व और साम्राज्य के विकास का विस्तृत दस्तावेज भी है। आईना अकबरी और प्रशासनिक इतिहास। अबुल फजल ने अकबर के शासनकाल का प्रशासनिक और सांस्कृतिक विवरण आईना अकबरी में प्रस्तुत किया। इसमें मुगल साम्राज्य की प्रशासन, कर प्रणाली, सेना, न्याय व्यवस्था, नगर व्यवस्था, कृषि, वाणिज्य और धार्मिक जीवन की जो है पूरी जानकारी दी है। यह कृति इतिहास के साथ साथ समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का भी महत्वपूर्ण स्रोत है। साहित्यिक योग्यता। तो अबुल फजल केवल इतिहासकार ही नहीं थे, बल्कि वे उत्कृष्ट लेखक भी थे। उनकी लेखन शैली सरल, सुबोध और प्रभावशाली थी। उन्होंने तथ्य और विवरण को इस तरह प्रस्तुत किया कि पाठक आसानी से
समझ सके और घटनाओं का सही मूल्यांकन कर सके। इसके साथ ही वे घटनाओं का विश्लेषण भी करते थे, जिससे इतिहास केवल सूचनाओं का संग्रह न रहकर ज्ञान का स्रोत भी बन जाता था। यानी वो क्या थे, वो केवल इतिहासकार नहीं थे बल्कि एक उत्कृष्ट लेखक भी थे। उनकी शैली सरल थी, सुबोध थी और प्रभावशाली थी। उन्होंने तथ्य और विवरण को इस तरह प्रस्तुत किया कि पाठक आसानी से उसे समझ सके और घटनाओं का सही मूल्यांकन कर सके। इसके साथ ही वे घटनाओं का विश्लेषण भी करते थे, जिससे इतिहास केवल सूचनाओं का संग्रह न रहकर ज्ञान का स्रोत भी बन जाता था। इसके बाद उन्होंने अकबर के विचारों का प्रचार किया। अबुल फजल ने इतिहास के माध्यम से अकबर के दृष्टिकोण और विचारों को भी लोगों तक पहुंचाया। उनके ग्रंथों में अकबर की धार्मिक सहिष्णुता, न्यायप्रियता और प्रशासनिक नीतियों का प्रचार होता है। इस प्रकार उनका योगदान केवल इतिहास तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज और संस्कृति की समझ बढ़ाने में भी सहायक होता है। इसके बाद हम निष्कर्ष लिखेंगे। तो अबुल फजल का इतिहास लेखन आधुनिक दृष्टिकोण का प्रतीक है। उन्होंने इतिहास को केवल घटनाओं के वर्णन तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इसे समाज, प्रशासन और सांस्कृतिक के अध्ययन का जो है साधन बनाया। उनकी कृतियां आज भी इतिहासकारों, शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ है। इस प्रकार अबुल फजल भारतीय इतिहास लेखन में एक अद्वितीय और अमूल्य योगदान देने वाले इतिहासकार माने जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो है अबुल फजल के बारे में सारी जानकारी यहाँ पे देख ली। अगर आपके एग्जाम में आता है तो आपको ऐसे ही आंसर्स को लिख देना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, सबाल्टर्न इतिहास लेखन की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो इतिहास को अक्सर सत्ता में बैठे लोगों, शासकों या बड़े नेताओं की दृष्टि से लिखा जाता है। इसे हमें प्रधान धारा का इतिहास भी हम लोग कहते हैं। लेकिन इतिहास केवल बड़े नेताओं और शासकों के दृष्टिकोण से ही नहीं होता है। उनके शासन के तहत रहने वाले आम लोग, मजदूर, किसान, महिलाओं और वंचित समुदायों की भी अपनी कहानियां और संघर्ष होते हैं। यानी इतिहास को क्या होता है, इतिहास को अक्सर सत्ता में बैठे लोगों, शासकों या बड़े नेताओं के अनुसार नहीं लिखा जाता है, बल्कि उनके शासन काल में जो आम लोग रहते हैं, मजदूर रहते हैं, किसान रहते हैं, उनके अनुसार भी जो है इतिहास लिखा जाता है। इन्हीं कहानियों को समझने और लिखने के लिए सबाल्टर्न इतिहास लेखन का विकास हुआ। इस शब्द को प्रमुख रूप से गायत्री चक्रवर्ती इंडियन स्कूल ऑफ हिस्ट्री ने लोकप्रिय बनाया। अब यहाँ पर देखिए, सबाल्टर्न का मतलब क्या है। सबाल्टर्न का मतलब है वंचित या निम्न वर्ग का व्यक्ति। इस प्रकार सबाल्टर्न इतिहास उन लोगों के दृष्टिकोण से इतिहास को देखने और समझने का प्रयास करता है जिन्हें पहले इतिहास में नजरअंदाज किया गया था। तो सबाल्टर्न इतिहास में सबसे पहले विशेषता क्या होती है, नीचे के वर्ग के दृष्टि से इतिहास लिखा जाता है। सबाल्टर्न इतिहास लेखन का मुख्य उद्देश्य है इतिहास को शासकों की दृष्टि से नहीं बल्कि आम लोगों और वंचित वर्ग के दृष्टिकोण से लिखा जाना चाहिए। इसमें किसानों, मजदूरों, आदिवासियों, महिलाओं और दलितों के अनुभवों और संघर्षों को महत्व दिया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में ब्रिटिश राज के दौरान किसानों के विद्रोह, महिलाओं के विरोध को केवल दंगे या बगावत के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि उनके कारणों और पीड़ा को भी समझा जाता है। तो यहाँ पर विशेष रूप से क्या होता है, सबाल्टर्न जो आपका इतिहास होता है उसमें क्या होता है, उसमें जो है वंचित वर्ग की पीड़ा का वर्णन होता है। क्या होता है, वंचित वर्ग की पीड़ा का वर्णन होता है। जो हाशिए पर होते हैं वर्ग, उनकी पीड़ा का वर्णन होता है। उनके अनुसार जो है इतिहास लिखा जाता है। सामाजिक और आर्थिक असमानता पर जोर देता है। सबाल्टर्न इतिहास लेखन सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को सामने लाता है। यह बताता है कि कैसे समाज के निम्न वर्ग के लोग सत्ता, जमीन और संसाधन से वंचित रहते हैं। यह इतिहास यह नहीं बताता कि शासक या राजनेता ने क्या किया, बल्कि यह बताता है कि गरीब और वंचित लोगों की जिंदगी पर उनका क्या प्रभाव पड़ा। उदाहरण के लिए बंगाल के किसानों के आंदोलन को केवल अंग्रेज सरकार के खिलाफ विद्रोह के रूप में नहीं, बल्कि किसानों की भूख, कर और उत्पीड़न के कारण जो है समझा जाता है। अगर हम लोग मुख्य धारा के इतिहास के प्रति आलोचना, सबाल्टर्न इतिहासकार मुख्य धारा के इतिहास की आलोचना करते हैं। उनका मानना है कि मुख्य धारा का जो इतिहास है हमेशा शक्तिशाली और उच्च वर्ग के दृष्टिकोण से लिखा जाता है, ना कि जो है वंचित वर्ग के लोगों के दृष्टिकोण से लिखा जाता है। यह इतिहास वंचितों की आवाज को दबा देता है। सबाल्टर्न इतिहास इस बात को उजागर करता है कि इतिहास में सिर्फ विजेताओं की कहानी नहीं होती, बल्कि हर वर्ग की अपनी कहानी होती है।
यानी जो मुख्य धारा का जो इतिहास होता है वो क्या करता है, जो वंचित वर्गों की आवाज को दबा देता है, जबकि जो सबाल्टर्न इतिहास क्या कहता है, वो कहता है कि इतिहास सिर्फ जो है विजेताओं की कहानी नहीं होती है, बल्कि हर वर्ग की अपनी एक कहानी होती है। लोकप्रिय संस्कृति और निचले वर्ग की कहानी पर ध्यान देते हैं, यानी जो सबाल्टर्न इतिहास है वो क्या करता है, लोकप्रिय संस्कृति और जो निचले वर्ग की कहानी है उस पर ध्यान देता है। सबाल्टर्न इतिहास में लोक कथाएं, गाने, मिथक, सामाजिक परंपराएं, छोटे गांवों की घटनाएं महत्वपूर्ण होती हैं। यह इतिहास लिखने के लिए केवल सरकारी दस्तावेजों या बड़े लेखकों के ग्रंथों पर निर्भर नहीं करता। उदाहरण के लिए किसान आंदोलन, लोक नृत्य, चमार या दलित समुदाय की कहानियां या महिलाओं की घरेलू संघर्षों के इतिहास का भी हिस्सा माना जाता है। इतिहास में ध्वनियों और आवाजों का समावेश। सबाल्टर्न इतिहास का उद्देश्य वंचितों की आवाज को इतिहास में लाना है। यह मानता है कि इतिहास केवल तथ्यों या घटनाओं का संग्रह नहीं है, बल्कि लोगों की कहानियां और उनके अनुभव भी इतिहास का हिस्सा होते हैं। दृष्टिकोण उन लोगों को सम्मान देता है जिन्हें पारंपरिक इतिहास में कर दिया गया था। उदाहरण के लिए 1857 का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम मुख्य रूप से सैनिकों और शासकों की कहानी के रूप में पढ़ाया जाता है, लेकिन सबाल्टर्न इतिहास में किसान, आदिवासी और महिलाओं के योगदान को जो है महत्व दिया जाता है। राजनीति और सामाजिक जागरूकता। सबाल्टर्न इतिहास केवल अतीत को समझने का तरीका नहीं है, बल्कि यह वर्तमान समाज में समानता और न्याय के लिए भी जो है प्रेरणा देता है। यह इतिहास समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों और उनके संघर्षों को उजागर करता है। इससे समाज में आलोचनात्मक सोच और सामाजिक न्याय के जो प्रति है संवेदना जो है प्रकट होती है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे निष्कर्ष लिखेंगे। सबाल्टर्न इतिहास लेखन ने इतिहास को अधिक व्यापक, लोकतांत्रिक और समावेशी बनाया है। यह इतिहास को सिर्फ शासकों और शक्तिशालियों की कहानी नहीं, बल्कि आम लोगों की आवाज, संघर्ष और अनुभवों को भी दर्पण प्रदान करता है। इस दृष्टिकोण से हमें इतिहास को समझने में गहराई और जो है संवेदनशीलता मिलती है। तो आज की क्लास में हमने जो भी क्वेश्चंस को डिस्कस किया हुआ है वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद साथियों।